हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलम एंड स्ट्रट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं हमको कॉलम एंड स्ट्रट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8 कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, कॉलम एंड स्ट्रट ये हमारा चैप्टर है आज का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कॉलम क्या होता है और स्ट्रट क्या होता है। ठीक है, जो हमारे चैप्टर पहले उसका नाम देख लेते हैं कि उसके नाम को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमारा कॉलम होता है, ठीक है, पहला हम देखते हैं यहाँ पे कॉलम। ठीक है, कॉलम जनरली आप जानते होंगे, आपके घरों में बनता होगा, कहते हैं कॉलम है, ये है, वो है। ठीक है, तो कॉलम क्या होता है जनरली, ये जो किसी भी संरचना का या फिर किसी भी मशीन का वह भाग या फिर वह मेंबर, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर, किसी संरचना, मशीन का वह भाग या फिर मेंबर, जिसको हम बोल सकते हैं वह सदस्य, मेंबर। ठीक है, किसी संरचना का वह भाग या फिर वह मेंबर बोल सकते हैं, सदस्य इसको बोल सकते हैं, जिस पर केवल कौन सा भाग लगता है हमारा, जो ट्रांसवर्स लोड होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स लोड हमारे कार्य करते हैं जिस पर हमारा, इसको एक तरह से बोल सकते हैं केवल कंप्रेसिव लोड या फिर इसेंट्रिक लोड बोल सकते हैं, जिस पर केवल एक्सियल कंप्रेसिव लोड, इसको वर्टिकल लिख देते हैं हम, वर्टिकल है। ठीक है, किसी संरचना का वह वर्टिकल भाग, वह वर्टिकल मेंबर, जिस पर केवल वर्टिकल लोड, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, या इसेंट्रिक लोड, ठीक है, इसेंट्रिक लोड कार्य करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं हम, उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी संरचना या मशीन का वह वर्टिकल मेंबर, ठीक है, वर्टिकल मेंबर की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारे इस तरह से मेंबर होते हैं, ये हमारे वर्टिकल मेंबर होते हैं। किसी संरचना फिर मशीन का वह वर्टिकल मेंबर जिस पर केवल वर्टिकल लोड, जैसे हमारे क्या एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर इसेंट्रिक लोड कार्य करते हैं, उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसेंट्रिक लोड क्या होता है और एक्सियल कंप्रेसिव लोड क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, पहला क्या बात हुआ हमारा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए वर्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल मेंबर हो गया। अब क्या हुआ, इस पर क्या हमारा वर्टिकल लोड, ये हमारे वर्टिकल लोड हो गए, काम कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कंप्रेसिव लोड। जब ये क्या हुआ, यहाँ ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो ये जो हमारा लोड लग रहा है इसको हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड बोल सकते हैं, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, या फिर ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका सेंटर लाइन होगा, ये मान लेते हैं इसका सीजी हो गया। ठीक है, सीजी हमने आपको बताया अच्छे से क्या होता है। ठीक है, ये इसका सीजी हो गया।
इसेंट्रिक लोड, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसेंट्रिक लोड क्या होता है सर, तो हम आपको भी बताते हैं इसेंट्रिक लोड। तो जैसे ये क्या हुआ, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, इसका सेंटर पे जो लोड काम कर रहा है तो हमारा एक्सियल कंप्रेसिव लोड हो गया। लेकिन इससे जो हट के हमारा लोड, मान लेते हैं ये लोड हमारे यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, इसके सेंटर पे ना काम करे, इस साइड या फिर इस साइड काम कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं काम कर रहा है, तो ये जो होता है, ठीक है, ये जो हमारा लोड कार्य करता है इसी को हम इसेंट्रिक लोड बोल देते हैं। और यहाँ CG से मतलब इस सेंटर लाइन से इस इसेंट्रिक लोड के जो हमारी लाइन खींच रहे हैं यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्मॉल e, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ये हमारा इसेंट्रिसिटी होता है स्मॉल e, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉलम। कॉलम क्या होता है आपके, जैसे आप घर कंस्ट्रक्ट करते हुए देखे होंगे, जो स्लैब होता है, स्लैब को हम किस पे रखते हैं, कॉलम पिलर होते हैं, ठीक है। हमारे घरों में देखे होंगे आप, जैसे ये हमारा रूम है, मान लेते हैं ये आपका रूम है, ठीक है। आपके यहाँ रूम पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पिलर लगे होंगे, ठीक है। इन्हीं पिलर्स को क्या बोल देते हैं हम, इन्हीं पिलर्स को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉलम। अब हम देखते हैं स्ट्रट क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रट। ठीक है, हिंदी में भी इसको स्ट्रट ही बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसका हिंदी में नहीं वैसे दिया गया है, स्ट्रट ही ज़्यादातर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आपका जो आगे आप तैयारी करने जाएंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी आपको बहुत कम ही समझ में आएगा। ऐसे ऐसे हिंदी में वर्ड्स हैं जो बहुत कभी लोगों को समझ में आते हैं, तो आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़िए, ठीक है। तो आपको क्या स्ट्रट देखना है, ठीक है। स्ट्रट क्या होता है कि किसी संरचना, मशीन या ट्रस का वह भाग, ठीक है, किसी संरचना मशीन या फिर बोल सकते हैं हम ट्रस का वह सदस्य या फिर मेंबर, ठीक है, जिस पर क्या होता है हमारा, ठीक है, जिस पर वर्टिकल लोड को छोड़ के, वर्टिकल लोड को छोड़कर कोई भी लोड लगता, छोड़कर कोई भी लोड लग रहा हो, जिस पर वर्टिकल लोड को छोड़ के, ठीक है, जो वर्टिकल लोड हमारे इस तरह से लगते हैं उसको छोड़ के कोई अदर लोड लग रहा है, जैसे हमारा इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, फिर इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन को छोड़ के, ठीक है, बाकी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है स्ट्रट। वो जो हमारा संरचना, वो जो सदस्य होता है जिस पर ये लोड लग रहा है, उसी को हम स्ट्रट बोल देते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन इस पर और होती है, हाँ, ठीक है, ये हुआ हमारा क्या स्ट्रट। तो उसे स्ट्रट कहते हैं, ये हमारा स्ट्रट हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा एग्जांपल, जैसे पुलों या छतों की कैंची में लगे हुए सदस्य, ठीक है, पुलों या छत, जैसे हमारा पुल आप देखे होंगे, ब्रिज देखे होंगे, वहाँ पे क्या कैंची नुमा कुछ इस तरह से संरचना आपकी, जैसे ये ब्रिज हो गई, कुछ इस तरह से इस तरह की संरचना बनी होती है। तो इसमें जो मेंबर्स लगे होते हैं, ठीक है, इन मेंबर्स पे क्या हमारा वर्टिकल लोड ना लग के क्या कुछ इस तरह से लोड लग रहा है, ठीक है, इस तरह से लोड लग रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम स्ट्रट बोल देते हैं। ये हमारा स्ट्रट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ आपका स्ट्रट हो गया और कॉलम हो गया।
अब जैसे स्टेट हो गया हमारा, कॉलम हो गया, ये फेल कब होगा, किस कंडीशन में फेल होगा उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग क्या लिखते हैं, अंग का फेल होना या फिर फेल्योर ऑफ जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फेल्योर ऑफ मेंबर्स, अंग का विफल होना, ठीक है। इसकी जो जनरली होती है हमारी 3 कंडीशन होती है कि हमारा जो अंग है, जो मेंबर सदस्य हैं, वो किस किस कंडीशन में फेल होते हैं। पहला, जो कॉलम है हमारा, कॉलम का पूर्ण रूप से सीधा ना होना, ठीक है। जो हमारा कॉलम है ये अगर सीधा ना हो कि कुछ इस तरह से बना हो, जैसे कुछ इस तरह से बन जाए, तो ये क्या होगा, हमारा जल्दी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा, अगर कुछ इस तरह से बना हुआ हमारा सीधा, तो ये जल्दी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा रीजन हो गया कि हमारा जो मेंबर है वो क्यों फेल हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, जो हमारा दूसरा आता है कि सभी जगह पर, ठीक है, जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, इसके यहाँ पे, फिर यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे जो डेंसिटी इसकी होती है वो अगर असमान है, समान नहीं है, ठीक है। डेंसिटी की बात हम करते हैं, घनत्व जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में। अगर ये हर पॉइंट पे समान नहीं है तो भी ये क्या होगा, हमारा फेल कर जाएगा, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और तीसरी क्या कंडीशन होती है, एक्सियल लोड, ठीक है। एक्सियल लोड का ना लग पाना, एक्सियल लोड का ना लग पाना, ठीक है। अभी कॉलम हमारा, कॉलम पर अगर एक्सियल लोड नहीं लग रहा, कोई और लोड लग रहा है, इसेंट्रिक लोड और एक्सियल लोड को छोड़कर कोई और लोड लग रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये जो कॉलम है हमारा ये फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक और हमारा आ जाता है, इसका टोटल 4 कर देते हैं हम, कि जो इसके मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कॉलम के जो मटेरियल्स है ये होमोजीनियस नहीं हो, ठीक है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो भी क्या करेगा, हमारा जल्दी से फेल कर जाएगा। जैसे क्या हुआ, ये हमारा है, ये किसका बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। अगर ये प्लास्टिक का ना बना हो के, प्लास्टिक का बना मतलब कि होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस ना हो के इसमें कोई और अदर मटेरियल्स भी यूज हुआ होता तो ये क्या हमारा जल्दी से फेल कर जाता, अगर इस पर लगा होता लोड, ठीक है। एक्सियल लोड अगर इस पर लग रहा है तो ये जल्दी हमारा फेल कर जाएगा। उसी हिसाब से हमारा क्या कॉलम होता है, ठीक है। कॉलम अगर हमारा होमोजीनियस ना होके किसी अदर मटेरियल का उसमें मिल जाना होता है। आप होमोजीनियस अच्छे से जान रहे हो कि होमोजीनियस का होता है, हेट्रोजीनियस का होता है, ये सब हमने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अगर ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, तो भी क्या करेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं होमोजीनियस ना होना, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 जो रीजन्स होते हैं जिसके कारण हमारे मेंबर्स फेल हो जाते हैं, तो ये हुए चारों रीजन, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क करके चलिएगा। पहला क्या था हमारा, क्रिटिकल लोड या फिर बकलिंग लोड, लिख सकते हैं हम इसको बकलिंग भार, बकलिंग भार या फिर बकलिंग लोड या फिर क्रांतिक भार इसको बोल सकते हैं, जिसको हम क्रिटिकल लोड बोल देते हैं, क्रिटिकल लोड, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा बकलिंग भार, ठीक है। ये जनरली हमारा किस पे काम करता है, जो कॉलम होते हैं हमारा उस पे काम करता है हमारा बकलिंग लोड, ठीक है। ये क्या होता है, ये कोई हमारा मान लेते हैं कॉलम है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कॉलम हो गया। कॉलम पे जब हम लोड लगाते हैं कोई, ठीक है, लोड लगाते हैं, अगर ये, ठीक है, इसको हमें
लाइन डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये कोई हमारा कॉलम हो गया और इस पे ये कोई लोड लग रहा है। जो इसमें लोड लगता है अगर ये कुछ इस कंडीशन में हो गया, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, बकल बहक जा रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, अगर अपने पूर्व स्थिति से बहक जा रहा है तो इस पे जो लोड कार्य करेगा, ठीक है, किसी कॉलम का बहक जाने की स्थिति में जो लोड कार्य करता है उस कॉलम पर, उसी को क्या बोल देते हैं हम, बकलिंग लोड बोल देते हैं, या फिर क्रिटिकल लोड उसी को हम बोल देते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा बकलिंग लोड। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम का अपनी पूर्व स्थिति से, ठीक है, अपनी सामान्य जो स्थिति है उससे बहक जाना, ठीक है, बहक जाने पर जो उस टाइम उस कॉलम पे लोड कार्य कर रहा है उसी को हम बकलिंग लोड बोल देते हैं या फिर क्रिटिकल लोड बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया, इसको आप सब स्टार मार्क करके चलिएगा, ठीक है। दूसरी क्या डेफिनेशन हमारी आती है यहीं पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और हम लिख सकते हैं, जो सुरक्षित भार बोल सकते हैं, ठीक है, सेफ्टी लोड, सेफ्टी लोड बोल सकते हैं। तो जो हमारा सेफ्टी लोड होता है, ठीक है, किसी बीम पर कितना लोड लगाने तो वो सेफ रह सकता है, वो हमारा सेफ्टी लोड कहलाता है। तो सेफ्टी लोड क्या होता है हमारा, बकलिंग लोड, बकलिंग लोड अपॉन में क्या होता है कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है सेफ्टी लोड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये आप स्टार मार्क करके चलिएगा, ये आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, थर्ड जो हमारा थर्ड जो हमारा है वो क्या है, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला हमने दिया था, इसको जो हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को, इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, K इक्वल टू रूट में I अपॉन में R, ठीक है। ये हमने आपको वहाँ पे फार्मूला बताया था, और इसको हमने क्या होता था, I इक्वल टू ये बताया था K स्क्वायर इंटू R, ये हमने आपको, या फिर सॉरी R नहीं सॉरी A था, ये मिस्टेक है, AK स्क्वायर, ये फार्मूला हमने आपको बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए, हमने आपको फार्मूला वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, मतलब कि लीस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन या फिर न्यूनतम रेडियस ऑफ जायरेशन। हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये क्या है, यहाँ पे क्या था, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एरिया था, और ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन था, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये क्या हमारा यहाँ पे होगा कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट में I मिनिमम अपॉन में A, ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वही जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसी को मिनिमम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसी को लेते हैं। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने का क्या मतलब है, जैसे क्या किया हमने, कोई सेक्शन लिया, ठीक है, सेक्शन पे क्या किया हमने, I ज्ञात किया, मान लेते हैं 10 आया, ठीक है, एक मान के चल रहे हैं हम, आप मान ले मत लीजिए, ठीक, और I आया, ये हमारा 8 आ गया। तो 10 ना लेके वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो ये हमारा 8 अपॉन में जो एरिया हमारा रहेगा उसको लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, वहाँ पे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट होके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ जो हमारा है, ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट हमारा है वो क्या आता है, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता अनुपात, इसको हिंदी में बोलते हैं हम तन्यता अनुपात, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होता है हमारा,
इसको तो पहले तो हम देखते हैं एस आर से लिखते हैं इसको, एस आर। ये क्या होता है हमारा जो एल होता है, ठीक है ना, जो हमारा जैसे कोई कॉलम है, ठीक है, ये हमारा कोई मान लेते हैं कॉलम हो गया, कॉलम की मान लेते हैं लेंथ जो है मेरी एल हो गई, ठीक है, कॉलम हमारी जो लेंथ हो गई कॉलम की एल हो गई, उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन ये कितना हो गया हमारा के हो गया। तो क्या होता है कॉलम की लेंथ और जो रेडियस ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है इसी के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम, स्लेंडरनेस रेशियो अनुपात बोलते हैं, एल अपॉन में आर, ठीक है। ये हमारा होता है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशियो ये है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, जो किसी बीम का किसी कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ होता है और जो हमारे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, दोनों के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम, स्लेंडरनेस रेशियो बोल देते हैं। इसको एस आर से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, कितने 4 इंपॉर्टेंट्स हुए, अभी कुछ और है, ठीक है। ये हमारे अभी तक 4 हुए स्लेंडरनेस रेशियो तक। जैसे पहला क्या हमारा बकलिंग लोड हो गया, फिर क्रिटिकल लोड, दूसरा सेफ्टी फैक्टर हो गया, तीसरा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया और चौथा स्लेंडरनेस रेशियो हो गया, ठीक है। ये हमारे हो गए 4। अब हम 5वां देख लेते हैं। 5वां जो हमारा आता है वो बकलिंग फैक्टर। बकलिंग फैक्टर भी हमारा क्या होता है कि स्लेंडरनेस रेशियो का जो हमने फॉर्मूला होता है वही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। बकलिंग फैक्टर बहकाव गुणांक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, कॉलम की समतुल्य लंबाई जो इक्विवेलेंट लेंथ होती है कॉलम की, कैपिटल एल, और तथा काट के गुरुत्व केंद्र की न्यूनतम घूर्णन, ठीक है, जो त्रिज्या हमारी के, इसी के अनुपात को क्या बोल देते हैं हम, बकलिंग फैक्टर बोल देते हैं। इसको हम बी एफ लिखते हैं, एल अपॉन में के। अगर कोई छोटा मिनिमम मतलब कि छोटा कॉलम है, ठीक है, किसी छोटे कॉलम के लिए अगर हम देखते हैं तो जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है एस आर, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है ये बकलिंग फैक्टर के एक बराबर होता है। अगर किसी छोटे कॉलम के लिए देख रहे हैं, अगर बड़े कॉलम के लिए देख रहे हैं तो उसको हम निकाल के फाइंड आउट करते हैं। अगर छोटा कॉलम है तो जो हमारा एस आर है स्लेंडरनेस रेशियो वो हमारा बी एफ के बराबर हो जाता है, बकलिंग फैक्टर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके मतलब कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो डेफिनेशंस थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि कॉलम, ठीक है, जो हमारा कॉलम है वो कितने प्रकार का होता है, किस किस बेसिस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसको देख लेते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, पहले तो इसके देखते हैं किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला जो इसमें आता है वो क्या आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन। ठीक है, जो कॉलम होते हैं उस पर जो लोड लग रहे हैं उसके बेसिस पे इसको कितने प्रकार मतलब कि कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। वो क्या था, पहला इसमें क्या हो गया, ये जो इसमें आता है वो हमारा एक्सियल लोड आता है, एक्सियल लोडेड कॉलम। दूसरा इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। ठीक है, ये हमारा ए बी।
ये हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन, ठीक है। जो भार की स्थिति है उसमें जो भार लग रहा है उसके आधार पे पहला एक्सियल लोडेड कॉलम हो गया, दूसरा एसेंट्रिक लोडेड कॉलम हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। इसमें पहला क्या आता है हमारा शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम कब होगा, जब सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, L अपॉन में K की वैल्यू क्या होगी हमारी 32 से लेस होगी, 32, ठीक है। इसको हम 32, जब हमारे सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू मतलब कि L अपॉन K की वैल्यू 32 से कम होगी, मतलब लेस देन 32 होगी, तो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। बी क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, लॉन्ग कॉलम, सॉरी मीडियम कॉलम। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीडियम कॉलम। ये कब होगी, जब एस आर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू मतलब कि L अपॉन K की वैल्यू लेस देन 120 होगी, तो इसको हम मीडियम कॉलम बोल देते हैं। और नेक्स्ट क्या हमारा आता है कि शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लॉन्ग कॉलम। ये कब होगा, जब एस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 120 होगी, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट कॉलम क्या होगा, सिलेंडर रेशियो हमारा 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम हो गया, और सिलेंडर रेशियो 120 से कम है तो मीडियम कॉलम हो गया, और और हमारा लॉन्ग कॉलम है तो अगर 120 से अधिक है सिलेंडर रेशियो तो वो लॉन्ग कॉलम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमारे 2 बेसिस पे हुए, ABC मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लोड कंडीशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन 1 2 3, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन L एंड D, ठीक है। L क्या है और D क्या है, कॉलम की लेंथ है L और D क्या है, कॉलम का व्यास। इसके आधार पे, ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं हमारे, इसके आधार पे 2 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके आधार पे जैसे हमारे क्या क्या बेसिस ऑफ एसआर किया, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग, उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन L एंड D मतलब कि लेंथ ऑफ कॉलम और डायमीटर ऑफ कॉलम। तो इसमें क्या होगा, पहला शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। शॉर्ट कॉलम मतलब कब कितना हो जाएगा हमारा, जो L इज लेस देन 30D होगा, ठीक है। L इज लेस देन अगर 30D होगा तो हमारा शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। B मीडियम कॉलम, मीडियम कॉलम कब होगा, जब हमारा क्या होगा कि जो हमारा L या फिर, ठीक है, जो लंबाई है कॉलम की लंबाई है ये क्या होगी हमारी 8D से 30D के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। जब हमारा L की लंबाई 8D से 30D के बीच में वेरी करेगी तो क्या होगा, वो हमारा मीडियम कॉलम का आ जाएगा। और C हमारा लॉन्ग कॉलम क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम कब होगा, जब L इज ग्रेटर देन 30D होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा L इज लेस देन 30D होगा तो शॉर्ट कॉलम। जब मीडियम कॉलम कब होगा, जब L 8D से 30D के बीच में वेरी करेगा तो हमारा मीडियम कॉलम होगा। और लॉन्ग कॉलम कब होगा, जब हमारा 30D से अधिक हो जाएगा L का मान, तो ये हमारा लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक हमारा और बचता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन, ठीक है। ये तो हमारा 3 हुआ। चौथा जो हम देखते हैं
कॉलम का सिरा किस प्रकार से है उसके आधार पर भी इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको देख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं 4th नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। सिरों की स्थिति के आधार पे इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला कौन सा हो गया हमारा, बोथ एंड्स आर हिंज्ड और पिन्ड, ठीक है, बोथ एंड आर फिक्स और पिन, ठीक है। दोनों सिरा क्या है, अगर हमारा फिक्स है, जैसे क्या हुआ, ये दोनों सिरा हमने क्या कर दिया, कॉलम का फिक्स कर दिया। जैसे हमने आपको बीम बताया था, फिक्स बीम क्या होता था हमारा, दोनों सिरा हमारा अगर फिक्स कर देते थे, एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो जाता, हमारा फिक्स बीम हो जाता था। उसी हिसाब से अगर हम कॉलम का दोनों सिरा फिक्स कर देते हैं, तो उसके आधार पे क्या मतलब कैसे होता है, हमारा सिरों की स्थिति के आधार पे आ गया कि दोनों सिरा फिक्स है या फिर पिन है। फिर दूसरा क्या हो गया कि एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा क्या है, फ्री है। वन एंड इज फिक्स एंड वन इज फ्री, ये हमारा दूसरा हो गया। सी इसमें क्या आता है हमारा, थर्ड जो हमारा आता है इसमें, वो क्या आता है, वन एंड इज फिक्स एंड वन इज अदर इज बोल सकते हैं, या फिर वन इज हिंज, ठीक है, ये हो गया। या फिर दोनों एंड क्या करते हैं, हम फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ये हिंज रहेगा, ए बी सी और डी बोथ एंड आर फिक्स। ये हमारे 4 हो गया। मतलब क्या देख लेते हैं, ये तो क्या हुआ हमारा 4th वाला हो गया, बोथ एंड इज फिक्स हो गया। और अगर हम क्या कहते हैं, एक फिक्स कर देते हैं, जैसे ये क्या किया हमने, इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसको क्या करते हैं हम, एक एंड इज फिक्स, दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे रूलर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, ये हो गया हमारा हिंज। दूसरा क्या होगा हमारा, वन एंड इज फिक्स, सेकंड वन इज फ्री, ये हो गया हमारा, ठीक है। या फिर उसे ऊपर वाला हम फ्री कर सकते हैं और नीचे वाला हिंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला फिक्स कर देंगे, ऊपर वाला फ्री कर देंगे, ये हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन क्या, दोनों सिरा हमारा फिक्स या फिर पिन हो जाता है, कुछ इस तरह से रहता है हमारा, ठीक है। दोनों सिरा हमारा क्या है, हिंज है या फिर पिन बोल सकते हैं जिसको। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो फार्मूला है, जो हमारे वैज्ञानिक थे, एक यूलर वैज्ञानिक, जिसको हम आयलर बोलते हैं या फिर यूलर आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको आयलर लिखे मिलेगा, ठीक है। आयलर सूत्र, आयलर्स फार्मूला, ये क्या होता है, ये किसके लिए होता है, ठीक है। कॉलम जो कॉलम हमारा होता है, ठीक है, उस पर जो लोड हमारे बकलिंग लोड या फिर क्रिटिकल लोड जो लगते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा आयलर ने एक फार्मूला दिया था। आयलर हमारे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आयलर साहब ने एक फार्मूला दिया कि कोई अगर बीम कॉलम, सॉरी बीम की बात, हमें बीम, हम इतने दिन से बीम पढ़ते हैं तो साला बीम ही आ रहा है, ठीक है। तो बीम को छोड़िए,
और यहाँ पे क्या बात करते हैं हम, बात करते हैं यहाँ पे हम कॉलम की। ठीक है, तो आयलर साहब जी जो थे उन्होंने फार्मूला दिया बीम पे जो हमारे बकलिंग लोड लग रहे हैं, क्रिटिकल लोड लग रहे हैं उसके लिए। ठीक है, कि किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला दिया, वो फार्मूला क्या है, पीबी या फिर पीसीआर से इसको हम लिखते हैं ये, या फिर एक और लिख देते हैं इसको पीई, क्या लिख देते हैं, पी सफिक्स में ई। ये हमारा 3 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, पीबी या फिर लिखें, या फिर पीसीआर लिखें, या फिर पीई लिखें, तो बात एक ही हमारा होता है। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर। ये आयलर साहब ने हमारे फार्मूला दिया है। आयलर साहब ने फार्मूला कहा, क्या कहा कि अगर हमारा जो कोई कॉलम है, कॉलम हो गया, कॉलम का जो हमारा यंग मॉडुलस है, अगर कॉलम के यंग मॉडुलस से क्या करते हैं हम, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे मल्टीप्लाई करके और पाई के स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, और अपॉन में क्या करते हैं, इसके जो लेंथ का है, जो इसका लेंथ है, इसके स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इस पर क्या होगा, हमारा जो बकलिंग लोड है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आयलर साहब ने फार्मूला दिया था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर। एल क्या है हमारा, एल इफेक्टिव, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ होती है, एल इफेक्टिव इसको नहीं लिखते, एल लिखते हैं। तो ये हमारा आयलर फार्मूला हो गया। इस पे बेसिस आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीबी क्या है हमारा, देख लेते हैं। बकलिंग लोड, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, ये हमारे सारे दिए गए कौन कौन क्या क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक किए बिना मत जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्या हम अभी हमने आपको क्या पढ़ा, आयलर फार्मूला। क्या था आयलर फार्मूला, पीई या फिर पीसीआर इक्वल टू क्या था फार्मूला हमारे पास, कि पाई स्क्वायर ई अपॉन में आई, पाई स्क्वायर ई इंटू आई अपॉन में एल स्क्वायर। ये हमारे पास का फार्मूला आया था, आयलर साहब ने जो हमको फार्मूला दिया था। इसमें क्या जो हमारा एल की वैल्यू है, ये डिफरेंट जो हमने आपको बताया कि जो एंड्स के आधार पे हमने आपको कॉलम बताया कितने प्रकार के होते हैं, इस मतलब कि ये कॉलम होते हैं एंड्स कंडीशन के आधार पे। उसके लिए क्या होते हैं, हमारे एल की जो वैल्यू है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन से कॉलम के लिए हमारी एल की वैल्यू कितनी होगी। एग्जाम में आपके ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन दे देगा, बता देगा कि ये हमारा एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है। तो इसके लिए हमारा जब एल की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि कितनी वैल्यू हमारा इसके लिए होगा, कितना अगर दोनों फिक्स है तो होगा, कितना अगर दोनों पिन है तो होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर क्या दोनों बोथ एंड आर हिंज्ड, ठीक है, दोनों सिरा अगर हमारा क्या है हिंज है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 स्मॉल एल। ठीक है, ये जो एल हमारा होता है ये इक्विवेलेंट लेंथ होता है, लेंथ, और ये स्मॉल एल ये एक्चुअल लेंथ होता है बीम का। ठीक है,
ये हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है, ये एक्चुअल लेंथ होता है। तो एक्चुअल लेंथ ये जो हमारा होता है एक्चुअल लेंथ का 2 गुना हमारा इक्विवेलेंट लेंथ हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों सिरा क्या है, हिंज है तो। और अगर वन एंड इज फिक्स एंड अदर इज फ्री की देख लेते हैं, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे हमने आपको अदर इज फ्री के लिए बता दिया था, ठीक है। ये अगर बोथ एंड आर हिंज होगा, ठीक है। अगर दोनों जो हमारा बीम की ये बात आ रही है, बीम नहीं हो गया कॉलम, ठीक है। अगर दोनों कॉलम का दोनों सिरा अगर हमारा हिंज होगा तो जो कैपिटल एल है और स्मॉल एल है, ठीक है, ये क्या होगी, दोनों का मान सेम होगा। लेकिन अगर एक एंड क्या है हमारा फिक्स है, दूसरा एंड क्या है अदर एंड इज फ्री, तो ये हमारा एल इक्वल टू 2l यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी स्मॉल एल ही रहेगा, ये हमारा l इक्वल टू 2l हो जाएगा। लेकिन अगर एक फिक्स है और दूसरा क्या है हमारा वन एंड इज फिक्स एंड अदर क्या है, अदर एंड इज हिंज। अदर एंड इज फिक्स है, हिंज है, सॉरी हिंज है, तो क्या होगा कैपिटल इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन में √2, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 ये होता है। ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ हमने 4 तरह से अपने आपको बताया था कि एंड कंडीशन के आधार पर जो हमारे कॉलम होते हैं 4 तरह से होते हैं। तो 1 2 3 तो ये हो गया। लेकिन अगर दोनों से क्या है फिक्स है, बोथ एंड इज फिक्स, तो ये क्या होगा हमारा कैपिटल इक्वल टू स्मॉल एल बाई 2, मतलब कि इसका आधा हो जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा हमारा कैपिटल लेंथ मतलब कि सॉरी जो एक्चुअल लेंथ है उसका आधा हो जाएगा। जो हमें एग्जाम में देता है वो अक्सर हमारा एक्चुअल लेंथ ही देता है, तो हमें ये जो कैपिटल एल होता है इक्विवेलेंट लेंथ होता है वो फाइंड आउट करना रहता है। फिर जो हमारा फार्मूला पाई स्क्वायर ई आई पॉन में एल स्क्वायर वहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ कंडीशंस थे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हम आयलर साहब ने हमारे फार्मूला दिया है उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। उसके कुछ एजम्पशंस हैं उसको भी देख लेते हैं। आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो कुछ एजम्पशंस जो हमारे दिए थे आयलर साहब ने उसको भी हम देख लेते हैं कि एजम्पशंस क्या क्या दिए थे आयलर साहब ने कॉलम के जो फार्मूला में कॉलम का जो बकलिंग लोड है फाउंड करने के लिए, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ आयलर फार्मूला, एजम्पशंस ऑफ आयलर फार्मूला। तो पहले क्या उन्होंने कंडीशन दी थी, कॉलम आरंभिक अवस्था में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जो कॉलम है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। सेकेंड क्या कहा उन्होंने कि संपीड़न भार काट के गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। जो हमने एक्सियल लोड आपको बताया, एसेंट्रिक लोड और एक्सियल लोड, ठीक है। हमने क्या होता है जो एक्सियल लोड बताया हमने आपको, ये बिल्कुल इसके सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। एक्सियल लोड कहाँ से जाना चाहिए, इसके सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। ये दूसरा जंक्शन हो गया। तीसरा उन्होंने क्या मान्यताएं दी है कि कॉलम का जो पदार्थ है, ठीक है, कॉलम का जो पदार्थ है हमने आपको पहले ही बताया है कॉलम जो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए। ये भी हमारा एजम्पशंस है कि जो कॉलम का पदार्थ है ये क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। पहला क्या होगा, स्ट्रेट होना चाहिए सीधा, फिर एक्सियल लोड हमारा सेंटर से होकर हो जाना चाहिए, फिर तीसरा क्या हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और जो क्या क्या हमने अपना भार जो कॉलम का भार है वो नगण्य होना चाहिए वहां पे, ठीक है। सेल्फ लोड जो है कॉलम का, सेल्फ लोड नेग्लिजिबल अगर मान के चलेंगे, नेग्लिजिबल, तो हमारा वो फार्मूला आयलर का जो फार्मूला आयलर ने दिया है, आयलर ने जो फार्मूला दिया उसमें हमारा सेल्फ लोड नेग्लिजिबल उन्होंने मान के
चला है। ठीक है, नेक्स्ट जो एजम्पशंस हमारे पास आती हैं, कॉलम का जो लिमिट प्रोपोर्शनलिटी के अंदर होना चाहिए। ठीक, उन्होंने कुछ लिमिट्स दिया है, जो लिमिट से अगला फार्मूला का जो लिमिट्स है वो उसके अंदर में होना चाहिए। ठीक है, जो कॉलम पर जो समानुपाती लिमिट्स है, ठीक है, लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर होना चाहिए। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि जो हमारा समानुपाती सीमा है उसके अंदर ये हमारा कॉलम होना चाहिए। ये पांचवा हो गया। और छठवां क्या है हमारा, ठीक है, कब्जेदार सिरे घर्षण रहित। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। पांचवा छठवां, जो जैसे क्या हुआ, एक से हम फिक्स करते थे, दूसरा हिंज करते थे। इस तरह से अगर कोई भी कॉलम है तो इसका जो कब्जेदार सिरा, ठीक है, हिंज जो सिरा है ये क्या है, घर्षण रहित होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस, और बोल सकते हैं रिजिड होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शनलेस या फिर रिजिड होना चाहिए। ये हमारे एजम्पशंस हो गए ऑयलर फार्मूला के, जो हमारे ऑयलर साहब ने फार्मूला दिया उसमें उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि हमारा जो कॉलम है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधे एकदम। एक्सियल लोड हमारा सेंटर से होते हुए जाना चाहिए, और जो उसका मटेरियल है वो हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, और जो कॉलम का जो हमारे लोड है, सेल्फ लोड है, वो हमारा नेग्लिजिबल होना चाहिए, और जो जो कॉलम है हमारा वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर में होना चाहिए। और जो छठवां हमारा आता है वो फ्रिक्शनलेस, जो हमारा पिन जो हिंज सिरा है वो हमारा फ्रिक्शनलेस या फिर रिजिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशंस हो गए। रैंकाइन साहब ने इतने एजम्पशंस दिए हैं। अगर ये एजम्पशंस फॉलो कर रहा है वो कॉलम, तो जो उन्होंने फार्मूला दिया है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर, ये इस फार्मूले से हम उसमें जो बकलिंग लोड लग रहा है वो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब आयलर साहब ने तो फार्मूला दे दिया भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ तो खराबियां भी रही होंगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या था, रैंकिन गार्डन। ठीक है, उनका नाम रैंकिन था, तो उन्होंने क्या अपने नाम पर एक फार्मूला दे दिया, रैंकिन गार्डन फार्मूला। ठीक, रैंकिन गार्डन फार्मूला उन्होंने दे दिया। रैंकिन गार्डन फार्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसको हम पी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या था, ऑयलर था, तो उन्होंने क्या लिखा, पीई लिख दिया भाई, और इनका नाम रैंकिन है, तो इन्होंने आर लिख दिया। ठीक है, इसी से पता चलता है कि कौन सा रैंकिन फार्मूला कौन सा यूलर फार्मूला है। तो ये क्या हमारा रैंकिन गार्डन फार्मूला। ठीक है, रैंकिन गार्डन फार्मूला, गार्डन है ओ रहेगा यहाँ पे, गार्डन वाला गार्डन नहीं, बगीचा वाला गार्डन नहीं है ये। ठीक है, ये रैंकिन गार्डन उनका नाम था। ठीक है, तो रैंकिन साहब ने क्या फार्मूला दिया, उन्होंने भी अपना भाई एक फार्मूला दे दिया, कहा आप इससे याद कीजिए, उनका गड़बड़ है तो। ठीक, तो भी देख लेते हैं, इसको हम पी आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो फार्मूला है उन्होंने दिया एफ सी मल्टीप्लाई बाई ए, हमारा जो एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है उसके लिए क्या होगा हमारा, उसमें स्ट्रेस भी जनरेट होगा, तो उन्होंने स्ट्रेस दे दिया ये। ठीक है, संपीड़न जो प्रतिबल लग रहा मल्टीप्लाई एरिया कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, जो 1 प्लस ए मल्टी इंटू ए अपॉन में क्या कर दिया, सॉरी एल अपॉन में के स्क्वायर, ये उन्होंने फार्मूला दे दिया। अब एक एक करके इसमें आपको बताते हैं, इसको एक तरह से हम और लिख सकते हैं, एफ सी इंटू ए अपॉन में 1 प्लस ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी बताते हैं क्यों लिख सकते हैं ये भी। ये क्या हो गया, एफ सी हमारा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, ए क्या हो गया, एरिया हो गया, स्मॉल ए क्या हो गया, स्मॉल ए जो है ये रैंकिन कांस्टेंट है, रैंकिन कांस्टेंट है। एल अपॉन के क्या है हमारा
ये तो हो गया एल अपॉन के क्या है हमारा, ये हो गया हमारा, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एल अपॉन के को अभी हमने आपको क्या बताया था पीछे, स्लेंडरनेस रेशियो SR, ठीक है, SR हमने आपको बताया था। यहाँ पे भी वही क्या होगा हमारा, कंप्रेसिव लोड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ए एरिया हो गया, ए क्या हो गया स्मॉल ए हमारा रैंकिन कांस्टेंट, के हमारा हो गया SR, ठीक है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे के स्क्वायर लिख दिया, एल अपॉन के बराबर हमारा, सॉरी हाँ ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एल अपॉन के ना होके ये हमारा इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि SR को हम SR लिखते हैं, SR का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एल अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारे रैंकिन गार्डन साहब थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना जो बकलिंग लोड होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज जो आपका कॉलम एंड डिस्ट्रेट है चैप्टर, ठीक है, उसमें इतना ही थ्योरी पार्ट आपका दिया गया, जो फार्मूला पार्ट है और थ्योरी पार्ट है वो इतना ही दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। तो आज का जो आपका ये टॉपिक था कॉलम एंड डिस्ट्रेट, ये यहीं पे ख़त्म होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है। रैंकिन और आयलर फार्मूले पे बेसिस न्यूमेरिकल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके 10 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर हम आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 10 नंबर में एक क्वेश्चन आया था रैंकिन फार्मूले से, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से रैंकिन फार्मूला और जो आयलर फार्मूला है दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।